गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं आई से एक स्टडी मटेरियल से। हमने जीएसटी इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। पेज नंबर 1.43 से हमें अब रीड करना है। अपना एक तरह से लास्ट टॉपिक बचा है, एक तरह से जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A। अब पहले हम इसे रफली समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर हम रीड कर लेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद 279A जीएसटी काउंसिल यानी कमिटी। आपने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, जीएसटी को लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है पावर कानून बनाने के लिए। तो जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी तो कानून बनेगा। वो टॉपिक जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, या तो वो स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, यूनियन लिस्ट में होना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए, या अलग से स्पेसिफाई होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते ही कोई भी कानून बनेगा इंडिया में। अगर वो टॉपिक ही नहीं है जिस विषय पर आप बनाना चाहते हैं कानून कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में वो टॉपिक ऐड करना होगा थ्रू अमेंडमेंट। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 2016 में, फिर एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा था आपने, जिसके थ्रू इंडिया में जीएसटी लगाया जाएगा। ये आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, राइट। पर जीएसटी के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए कि जीएसटी का ढांचा इंडिया में कैसा होगा, क्या जीएसटी की रेट्स होंगी, किस लिमिट तक जीएसटी नहीं लगेगा, किस लिमिट से ज़्यादा पे लगेगा, राइट। अगर स्टेट और सेंटर में कोई लड़ाई हो गई, कोई डिस्प्यूट होगा, तो कौन उसे सॉल्व करेगा। तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो एक कमेटी बना सकता है, और उस कमेटी का काम होगा ये सारी चीज़ें डिसाइड करना और गवर्नमेंट को सुझाव देना कि ये चीज़ें इंडिया में अप्लाई होनी चाहिए। तो उस कमेटी को बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने 12 सितंबर 2016 को अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए राष्ट्रपति ने, उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे हमारे देश के राष्ट्रपति, राइट। तो उन्होंने एक जीएसटी कमेटी बनाई जिसे बोला जाता है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब ये काउंसिल में कौन कौन होता है, ये क्या काम करती है, वो हम समझ लेते हैं रफली। जीएसटी काउंसिल, इसमें 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के लोग होंगे, ठीक है। स्टेट इंडिया में 28 स्टेट हैं, और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिन्होंने खुद की विधानसभा बना रखी है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है और पौंडीचेरी। आप पढ़ चुके हैं, तो इन्हें भी स्टेट ही माना जाएगा जीएसटी में, क्योंकि बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं उन्हें स्टेट नहीं माना जाएगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। पर जिन यूनियन टेरिटरी ने खुद की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बना रखी है, खुद की राज्य विधानसभा बना रखी है, उन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया गया है जीएसटी में। तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी ये भी स्टेट्स में माने जाएंगे। तो 2 लोग तो हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट। 28 हो गए। हर स्टेट से एक बंदा आएगा जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। आइदर वो कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, वो कोई भी मिनिस्टर हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी अपने बिहाफ पे। तो और 3 यहाँ से आएंगे, राइट। तो टोटल इसमें लोग हो जाएंगे आपके, टोटल मिलाकर 31 to 33 मेंबर होंगे इस जीएसटी काउंसिल में। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग कौन से होंगे सर, एक तो जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो इसकी चेयरपर्सन होंगी। फाइनेंस मिनिस्टर है जो इंडिया का, वो इसका चेयरपर्सन होगा, मेंबर तो होगा ही। सेकंड, जो सभी स्टेट्स का यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज है, जो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे सभी स्टेट्स का रेवेन्यू इंचार्ज है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो ये 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर और प्लस रेवेन्यू इंचार्ज फॉर ऑल स्टेट, और बाकी हर स्टेट से एक बंदा आएगा जो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी। वो कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, ऐसा नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, कोई टैक्स से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करेगी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। ये 33 मेंबर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंडिया में जीएसटी की रेट क्या होनी चाहिए, किस लिमिट के बाद जीएसटी लगना शुरू होगा, क्या रेट होनी चाहिए जीएसटी में, एक्सेट्रा। और ये लोग सुझाव देंगे, रिकमेंडेशन, मतलब ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि बात मानिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे, सरकार को सुझाव देंगे कि हमारे अकॉर्डिंग हमने मेजोरिटी से डिसाइड किया है कि ये चीज़ जीएसटी में होनी चाहिए, और इनके सुझावों को, रिकमेंडेशन को मानते हुए केंद्र सरकार वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी, राइट।
तो ये जीएसटी काउंसिल ऑर्डर नहीं दे सकती, ये केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, सुझाव देती सकती है सरकार को, और वो जो सुझाव देगी वो मेजोरिटी से पास होगी, वोटिंग होगी उस पर। कोई भी चेंज अगर आपको जीएसटी में करना है तो उसकी वोटिंग की जाएगी, मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे और उस डिसीजन के बेस पे सरकार को रिकमेंडेशन दी जाएगी कि जीएसटी में ये चेंजेस होने चाहिए। बेसिक मेन काम जीएसटी काउंसिल का क्या है? हार्मोनाइज करना जीएसटी के स्ट्रक्चर को। हार्मोनाइज का मतलब होता है ईजी करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना जीएसटी के प्रोविज़न को, ताकि दिक्कत नहीं आए इंडिया में बिजनेसमैन को। तो जीएसटी के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा ईजी करना ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो, लोग समझ सकें और जीएसटी टाइम टू टाइम कंप्लाई कर सकें, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ये लोग डिसीजन लेने के लिए कितनी % मेजोरिटी चाहिए, मतलब कितने लोगों का हाँ करना ज़रूरी है कि वो डिसीजन माना जाएगा जीएसटी काउंसिल ने पास कर दिया। पहले तो हम बात करते हैं कोरम की। हमेशा कोरम प्रेजेंट होना चाहिए जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है जीएसटी काउंसिल में। अब सर ये कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम एक वर्ड है जो लॉ में इस्तेमाल किया जाता है कि मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए किसी भी मीटिंग में लिए गए डिसीजन को वैलिड करने के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू वैलिडेट द मीटिंग। ऐसा थोड़ी कि 33 लोग हैं, 33 लोग हैं और एक दो ही लोग आए हैं, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आते हैं, क्योंकि कोई केंद्र सरकार कोई सुझाव ला रही है जो जीएसटी में चेंज करना है, तो 2 लोग आ गए, बाकी स्टेट तो आए नहीं, एब्सेंट है मीटिंग में। इन 2 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जीएसटी में चेंजेस होने चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये 2 लोगों का जो डिसीजन है वो माना जाएगा? नहीं। जीएसटी काउंसिल में लिखा गया है कि मिनिमम 50% मेजोरिटी होनी चाहिए, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमम 50% कोरम हमेशा होना चाहिए। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड। तो 33 मेंबर हैं, इसका 50% करेंगे तो 16.5 अप्रॉक्स 17 मेंबर हो गया, यानी 17 लोग हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में। अगर 17 से कम लोग आते हैं, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के, या केवल स्टेट ही आते हैं, तो 17 से कम मिनिमम 17 मेंबर तो होनी चाहिए। मान लो 16 मेंबर आ गए, 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आ गए और 14 स्टेट्स के आ गए, तो 16 हो गए। एंड 16 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये चेंज होना चाहिए, तो ये डिसीजन वैलिड नहीं माना जाएगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट। ये इसके बेस पे कोई चेंजेस होगा ही नहीं जीएसटी में। तो मिनिमम 50% कोरम हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं जितने भी लोग हैं उसके 50% लोग उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसीजन लेने के लिए। तो आई होप कोरम का मतलब आ गया होगा। ये कंपनी लॉ में भी वर्ड आता है, कहीं भी मीटिंग होती है तो कोरम का वर्ड आएगा। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू वैलिडेट द मीटिंग। अब क्वेश्चन होता है मेजोरिटी कैसे आएगी जीएसटी काउंसिल में, कैसे कितने % वोटिंग होनी चाहिए फेवर में, तब कहा जाएगा वो डिसीजन मेजोरिटी से पास हुआ, राइट। तो जीएसटी का इसमें आर्टिकल 279A में लिखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वोट कास्ट करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वोट देगी, उसकी 1/3 वेटेज होगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट वोट कास्ट करेगी इसकी 2/3 वेटेज होगी। और वेटेड एवरेज वोटिंग होगी, टोटल वेटेड एवरेज वोटिंग होनी चाहिए, और 3/4 मेजोरिटी आनी चाहिए, 3/4 मेजोरिटी वेटेड एवरेज वोटिंग के बेस पे। अब सर ये वेटेड एवरेज वोटिंग क्या होती है, ठीक है समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग होंगे, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे प्रेजेंट में, वो इसके चेयरपर्सन होंगे, और एक पूरे स्टेट्स का जो रेवेन्यू इंचार्ज है इंडिया में, वो भी इसका मेंबर होगा। तो 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। तो ये 2 लोग कोई प्रपोजल लेके आते हैं कि हमें जीएसटी में चेंज करना है, तो ये तो हाँ ही करेंगे, मना थोड़ी करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के में दो लोग हैं, 2 लोगों ने हाँ कर दिया कि हाँ ये चेंजेस होना चाहिए। तो पहले आप वेट निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे? प्रपोर्शन, 2 में से 2 लोगों ने हाँ कर दिया, डिवाइड लगाएंगे तो 1 आएगा, ये वेट हो गया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं वेट निकाल दिया, वेटेज दे दिया कि 2 में से 2 लोगों ने हाँ कर दिया, तो कितने % वेटिंग हुई, राइट। अब इसका कितना वेटेज है? 1/3, तो 1 का 1/3 निकालेंगे तो आएगा 33.33%, 33.33 आएगा, 0.33 मैं इसे % में चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100%, 33%, सॉरी। 2 में से 2 लोगों ने हाँ करी, तो पहले वेट निकाल लिया, प्रपोर्शन निकाल लिया, 1 आया, 2 डिवाइड बाई 2 1, फिर इसको 1/3 वेटेज देनी है तो 1/3 निकाला तो 0.33 आया, फिर से मैंने इसे % में बदल दिया तो 33.33% वेटेड एवरेज वोटिंग हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। टोटल इंक्लूडिंग वो जम्मू एंड कश्मीर और ये दिल्ली पौंडीचेरी, राइट, ये इन्हें भी स्टेट्स का दर्जा दिया गया, तो टोटल स्टेट्स के हो गए 31। अगर स्टेट्स की बात करें 28 स्टेट्स हैं
और ये 3 यूनियन टेरेटरी को भी स्टेट माना गया है, तो 28 + 3 टोटल 31 हो गए मेंबर स्टेट के। तो 31 हैं, मान लेते हैं 31 में से 22 लोगों ने कहा कि ये होना चाहिए, बाकी लोगों ने कहा नहीं, बाकी स्टेट बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चेंज मान मान लो जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर रही है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 60 लाख के बाद देना होगा। अभी तो 40 लाख के जाता है स्टेट में लिमिट कि अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं तो 60 लाख के बाद जीएसटी नंबर लेना होगा। अभी प्रपोजल आया है ये चेंज करना है जीएसटी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हाँ कर दी। अब स्टेट में 31 स्टेट ने कहा ठीक है ये होना चाहिए, 22 स्टेट मान गए 31 में से। तो पहले वेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 31, तो प्रपोर्शन आ जाएगा इसका 0.7096, राइट। फिर उसका 2/3 वेटेज देंगे उसको, जो वेट आया इसका 2/3, तो इसका फिर आप 2/3 निकालेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.4731। फिर परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 100, तो आ जाएगा 47.31%। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेटेड एवरेज वोट हुआ था 33.33 और स्टेट्स का वोटिंग एवरेज हुआ है 47, तो ये अपन ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 80.31%। अब क्वेश्चन होता है ये पास होगा डिसीजन या नहीं, तो 3/4 इन दोनों का टोटल होगा, 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। 3/4 का मतलब क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, परसेंट में अगर कन्वर्ट करें तो 75%, मिनिमम 75% होना चाहिए दोनों का टोटल वेटेड एवरेज। तो सेंट्रल स्टेट का मिला के टोटल हो रहा है 80%, तो ये डिसीजन वैलिड माना जाएगा मेजोरिटी से पास हुआ है। तो आई होप समझ में आ गया होगा वेटेड एवरेज वोटिंग। पहले आप जितने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग हैं, 2 ने हाँ करी है, अगर एक ने हाँ की होती तो 1 डिवाइड बाई 2 होता है। पहले आप प्रपोर्शन निकालेंगे, वेट निकालेंगे, ये जैसे 31 में से 22 स्टेट मान गए, तो आपने प्रपोर्शन निकाला, वेट निकाला, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वेट को दी जाएगी 1/3 वेटेज, तो इसका 1/3 निकाला, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी 2/3 वेजेज, इसका 2/3 निकाला, और फिर दोनों का 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर परसेंट में नहीं भी करेंगे कन्वर्ट तो भी ये 0.75 से ज़्यादा आएगा। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँ तो 0.75 हुआ, 3/4 मेजोरिटी का मतलब 3 डिवाइड बाई 4, तो इन दोनों का टोटल मिनिमम 75% से ज़्यादा हो रहा है, तो माना जाएगा ये डिसीजन मेजोरिटी से पास हुआ। तो आई होप ये वेटेड एवरेज वोटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम रीड कर लेते हैं। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का एम्पावर मतलब अधिकार देता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को टू कॉन्स्टिट्यूट अ ज्वाइंट फोरम, वो एक ज्वाइंट कमेटी बना सकता है, मतलब जिसमें स्टेट के लोग भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी होंगे। द सेंट्रल स्टेट नेमली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल। द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स, जीएसटी काउंसिल के जो प्रोविजन है वो आए हैं, फोर्स अप्लाई हुए हैं 12 सितंबर 2016 में। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल बनाई गई है 15 सितंबर 2016 को। जीएसटी काउंसिल शैल कंसिस्ट, कौन कौन होगा जीएसटी काउंसिल में, शैल कंसिस्ट मतलब इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग नेमली, ये लोग मिलकर जीएसटी काउंसिल बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, जो निर्मला सीतारमण जी हैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसकी चेयरपर्सन होंगी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, जो सारे स्टेट्स का इंचार्ज है यूनियन मिनिस्टर, वो इसका मेंबर होगा। तो ये 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए। सी द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, या तो वित्त मंत्री, और टैक्सेशन कोई टैक्स का मंत्री, और एनी अदर मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर जो नॉमिनेट करेगा बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर। तो यानी हर स्टेट अपने यहाँ पे एक पर्सन भेजेगा, 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए 2 मेंबर, तो ये लोग मिलकर जीएसटी कमेटी बनाएंगे। ये लोग और ये तो चेयरपर्सन होंगी श्रीमती निर्मला सीतारमण, तो इसकी चेयरपर्सन होंगी, और ये फिर जब मीटिंग होगी तो ये लोग अपने में से किसी वाइस चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करेंगे, कि कई बार चेयरपर्सन अगर मीटिंग में एब्सेंट है तो वाइस चेयरपर्सन डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। ये होता ही है, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपका मैनेजर एब्सेंट है तो किसी को बना के जाता है, तो ये लोग आपस में मिलकर एक वाइस चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे कि अगर चेयरपर्सन मीटिंग में एब्सेंट है तो डिसीजन कौन इनिशिएट करेगा। The member of the GST Council referred to clause C above shall as soon as may be choose one amongst themselves, ये लोग अपने में से किसी एक को चूज करेंगे to be the vice chairperson होगा of the council for such period as may decide, उतने समय के लिए जो डिसाइड करेंगे, राइट। अब जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन, देखिए रिकमेंडेशन का सुझाव देगी, ऑर्डर नहीं दे सकती सरकार को, ये सुझाव देगी टू द यूनियन एंड स्टेट्स को। क्या सुझाव देगी कि जीएसटी कौन कौन सी टैक्सेस जीएसटी में आने के बाद हट जाने चाहिए, मर्ज हो जाने चाहिए, सब्ज्यूम्ड हो जाने चाहिए। द टैक्सेस, कौन से टैक्स है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा जो टैक्स लगा रहे हैं सरचार्ज, लेविड बाय द यूनियन
स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज विच मे बी सबज्यूम इन द गुड्स एंड सर्विस कि कौन से टैक्स जीएसटी के आने के बाद सबज्यूम हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। तो आपने पढ़ लिया बहुत सारे टैक्स हट चुके हैं, आपने पढ़ लिया वैट हट चुका है, स्टेट सेल्स टैक्स हट गया, सीएसटी हट गया, एक्साइज ड्यूटी हट गई, राइट, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हट गई। तो ये सारे सुझाव दिए हैं जीएसटी काउंसिल ने कि जीएसटी आने के बाद ये टैक्सेस हट जाने चाहिए। तो एक तो ये सुझाव देगा। दूसरा, द गुड्स एंड सर्विस, ऐसा कौन सा गुड्स या सर्विस दैट में बी सब्जेक्ट टू, जिस पे जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्ट, जिस पे माफ कर दिया जाएगा जीएसटी फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो ये सुझाव भी जीएसटी काउंसिल देगी कि किस पे तो लगना चाहिए सब्जेक्ट टू और किसको माफ कर देना चाहिए जीएसटी से। आगे पढ़ते हैं। मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, कैसे बनेगा जीएसटी का ढांचा, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, किस बेस पे आप जीएसटी चार्ज करेंगे, अपॉर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन सप्लाई इन द इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडर आर्टिकल 269A। आपने पढ़ा था कि जो आईजीएसटी कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब इंटर स्टेट सामान सप्लाई होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, तो आईजीएसटी का पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और फिर उस स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुआ है, विच जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, राइट। तो किस प्रपोर्शन में पैसा बटेगा सेंट्रल स्टेट के बीच में, ये भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी। प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों देखना जरूरी है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगी या आईजीएसटी लगी। क्योंकि अगर विद इन स्टेट सामान सप्लाई हो रहा है, इंट्रा INTR इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट, अगर सप्लायर देने वाला और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर सप्लायर किसी दूसरे स्टेट में रहता है और डिलीवरी किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आईजीएसटी लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एक लिमिट जिसके बाद ही जीएसटी लगना स्टार्ट होगा, जो आप पढ़ चुके हैं। कुछ स्टेट में 10 लाख है, कुछ स्टेट में 20 लाख है, मेजॉरिटी स्टेट में 40 लाख है गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में 20 लाख। उसके बाद ही जीएसटी नंबर लेना होता है। तो ये लिमिट कौन बताएगी, जीएसटी काउंसिल बताएगी, सरकार को सुझाव देगी कि ये लिमिट होनी चाहिए, इसके बाद ही जीएसटी नंबर लेना होगा। तो थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। द थ्रेशोल्ड लिमिट आप इसे वही बोल सकते हैं मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, क्योंकि उस लिमिट तक नहीं लगेगा जीएसटी ऑफ टर्नओवर से बिलो विच गुड्स एंड सर्विस में बी एग्जेम्प्टेड। उससे नीचे अगर आप बेचते हैं, आपका टर्नओवर उस लिमिट से नीचे रहता है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की रेट्स क्या होंगी, जीएसटी में द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट, फ्लोर रेट मतलब मिनिमम कि मिनिमम इतना टैक्स लगेगा, 5% 2% मिनिमम फ्लोर रेट डिसाइड करेगी, विद द बैंड मतलब मैक्सिमम रेट 40%। अभी आप पढ़ेंगे जीएसटी काउंट में मैक्सिमम 40% रेट हो सकती है किसी गुड्स पर, और गुड्स एंड सर्विस से ये रेट डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल की मिनिमम फ्लोर रेट क्या होनी चाहिए, और बैंड मतलब मैक्सिमम रेट क्या होनी चाहिए किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाने की। एनी स्पेशल रेट, कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है, रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड तक टैक्स लगाना है, टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है इंडिया में, फंड्स की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है जीएसटी में, तो ये भी डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। डिसाइड मतलब ये सुझाव देगी डिसाइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इन स्टेट्स में अलग लिमिट है जीएसटी के, आप पढ़ चुके हैं। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग रूल बनाएगी, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, क्योंकि इन्हें स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स माना जाता है। तो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स को डेवलप करने के लिए अलग से स्पेशल एग्जेम्पशंस और स्पेशल प्रोविजन बनाए जाते हैं, क्योंकि वो स्टेट या तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतने डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जितनी भी स्टेट्स के नाम आए जनरली यहाँ टूरिज्म है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया है और यहाँ पे स्पेशल रेट होती हैं। आपने पढ़ा था मणिपुर मेघालय में जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लाख के बाद ही जीएसटी नंबर लेना होगा, ठीक है। इसी तरह आपने पढ़ा था सिक्किम में आपके 20 लाख के बाद ही जीएसटी नंबर लेना होगा। तो ये लिमिट गवर्नमेंट ने अलग अलग बनाई इन स्टेट को, क्योंकि इन्हें स्पेशल स्टेट कैटेगरी माना जाता है। एच एनी अदर मैटर, ऐसा कोई भी मैटर जो कि रिलेटिंग है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एज द काउंसिल में डिसाइड, जो कि काउंसिल मिलकर डिसाइड करेगी, राइट। आपने पढ़ा था कि 5 प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते, वैसे तो 6 हैं शराब, पर शराब पे तो कभी जीएसटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बनाते हैं तो शराब पे नहीं लगेगा जीएसटी, उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी और स्टेट वैट लगेगा, नहीं सेल्स टैक्स लगेगा। पर ये जो 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमने पढ़ा था, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इन पे उस दिन से जीएसटी लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल बताएगी कि इस दिन से इन पे जीएसटी लगना चाहिए। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है।
जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड सुझाव देगी द डेट ऑन विच गुड्स एंड सर्विस टैक्स बी लेवाइड कि किस डेट से जीएसटी लगना चाहिए पेट्रोल क्रूड कच्चे तेल पर, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल पे, मोटर स्प्रिट यानी पेट्रोल पर, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल वाइट पेट्रोल जो एयरलाइंस कंपनियां हेलीकॉप्टर एयरप्लेन में डाला जाता है। वाई डिस्चार्जिंग द फंक्शन कन्फर्म बाय दिस आर्टिकल, मतलब 279 ये आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं जीएसटी का, इस आर्टिकल को डिस्चार्ज करते समय, काम करते समय जीएसटी काउंसिल शैल बी गाइड बाय नीड फॉर हार्मोनाइज स्ट्रक्चर, वो इस तरह काम करेगी जीएसटी काउंसिल की जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो ईजी हो जाए ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हार्मोनाइज नेशनल मार्केट, एक ईजी मार्केट डेवलप हो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। यानी मेन काम है हार्मोनाइज करना स्ट्रक्चर को, ईजी बनाना जीएसटी के प्रोविजंस को। कोरम पढ़ रहा था अभी आपको, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर तो होनी चाहिए तभी वो मीटिंग में लिए गए डिसीजन को वैलिड बोला जाता है, तो उसको लीगल लैंग्वेज में कोरम बोलते हैं उस वर्ड को। 1/2 मतलब 50%, 1/2 मतलब 50% आधे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल में जितने भी लोग हैं, हमेशा मीटिंग में जो डिसीजन लिया जा रहा है आधे लोग तो उपस्थित होने चाहिए। अगर आधे से कम है और कोई डिसीजन लिया जाएगा तो इनवैलिड माना जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं होगा, राइट। तो 50% कोरम होना चाहिए मीटिंग में हमेशा। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू वैलिडेट द मीटिंग। द जीएसटी काउंसिल शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर इन परफॉर्म ऑफ द इट्स फंक्शन। अब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि कैसे वो अपने काम करेगी, कैसे फंक्शन होगा वहाँ पे, कि पहले क्या होगा तो फिर क्या होगा। ये उसको इंडिपेंडेंट पावर है कि वो अपने फंक्शन और प्रोसीजर, काम करने का तरीका खुद ही डिसाइड करेगी। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो भी डिसीजन लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल में, शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी से लिया जाएगा, बहुमत से लिया जाएगा, ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड एवरेज वोट। वेटेड वोट से जो पड़ेगा उसका 3/4 दिया जाएगा ऑफ द नंबर मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यानी बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोट कास्ट करेगी उसका वेटेज होगा 1/3। अभी पढ़ाया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट वोट देगी उसका वेट निकालेंगे और उसका 1/3 वेटेज होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो वोटिंग करेगी उसमें कितने स्टेट ने हाँ करी उसका पहले आप वेट निकालेंगे, वेट का प्रोपोर्शन होगा 2/3, तो इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज वोटिंग, और फिर दोनों का टोटल करेंगे। अगर ये टोटल 75% को क्रॉस कर रहा है तो माना जाएगा डिसीजन पास हो गया। द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज दिया जाएगा उसे 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, एंड बी द वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेज दिया जाएगा 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज हो गया 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज हो गया 2/3। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि मान लीजिए जीएसटी काउंसिल में जो लोग हैं, ठीक है, उनमें मिलकर डिसीजन लिया, दो तो स्टेट गवर्नमेंट के लोग होंगे, बाकी दो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, बाकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, ये आपने पढ़ा। अब मान लेते हैं स्टेट से एक मिनिस्टर आया है, स्टेट ने नॉमिनेट किया उस मिनिस्टर को, मंत्री है वो, और उसने और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड करी और उस मीटिंग में कोई डिसीजन ले लिया। डिसीजन हो गया कि भाई ये होना चाहिए, जैसे मान लो जीएसटी के रेट इस प्रोडक्ट पे 5% होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, मेजोरिटी से पास हो गया कि ठीक है होना चाहिए। बाद में पता चलता है जो मिनिस्टर आए थे मिस्टर ए, इन्होंने फर्जी डिग्री लगा रखी है चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन, पता चलता है ये तो 12th फेल है, इनके पास है ही नहीं 12th का सर्टिफिकेट और जो इन्होंने दिखाया था, तो इन्होंने फर्जी डिग्री लगाई, उसके बेस पे चुनाव लड़ा और जीत गए, मिनिस्टर बन गए, राइट। तो बाद में जाके पता चलता है कोई डिफेक्ट है इस मिनिस्टर के अपॉइंट करने में, तो क्वेश्चन उठता है इस मिनिस्टर ने तो पार्टिसिपेट भी किया था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, तो क्या ये जो डिसीजन लिया गया वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। जीएसटी काउंसिल में लिखा है आर्टिकल 279 ए में कि अगर किसी मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में या किसी भी पर्सन के अपॉइंटमेंट मेंबर को डिफेक्ट है और कोई डिसीजन लिया जा चुका है उसके उपस्थिति में, तो वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा। आप इस आधार पे ये डिसीजन को इनवैलिड नहीं बोल सकते कि मिस्टर ए में पावर ही नहीं थी, वो लायक ही नहीं था मिनिस्टर बनने के, तो फर्जी डिग्री से मिनिस्टर बना था, तो इस बेस पे जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया गया उसे इनवैलिड नहीं कहा जाएगा, उसे इलीगल नहीं कहा जाएगा, ये वैलिड ही माना जाएगा। क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया कि किसी मेंबर के अपॉइंट करने में कोई डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट है, मिस्टर ए एलिजिबल नहीं थे फिर भी अपॉइंट हुए एज ए मिनिस्टर, तो इस मेंबर को अपॉइंट करने में डिफेक्ट है, पर कोई डिसीजन लिया जा चुका है तो वो वैलिड ही होगा, वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, मान लेते हैं जो स्टेट्स हैं, टोटल आपने पढ़ा था 31 स्टेट्स के लोग होंगे, मान लेते हैं 2 स्टेट ने बंदे ही नहीं भेजे अपनी, अपॉइंट ही नहीं करेंगे, 2 स्टेट ने अब तक बताया नहीं कि कौन से लोग आएंगे उनके बिहाफ पे, राइट। तो अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, कोई वैकेंसी खाली पड़ी है, ये वैकेंसी हो गया,
वैकेंसी मतलब सीट खाली है, स्टेट बता ही नहीं रहे कौन से मेंबर को भेजेगा अपने बिहाफ पे मीटिंग में हिस्सा लेने। बाकी स्टेट आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आए हैं, मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कोई वैकेंसी है, कोई खाली पड़ी, किसी मेंबर का अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है जीएसटी काउंसिल के लिए, और फिर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वैलिड होगा इनवैलिड, वो वैलिड ही होगा। यानी कि कोई वैकेंसी है, वो पर्सन अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुआ है, उसके बेस पे भी डिसीजन लिया जा रहा है तो भी वैलिड माना जाएगा। हाँ, कोरम हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम तो आपने पढ़ लिया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। ये 50% मेंबर हमेशा आने चाहिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के। क्लियर? तो यानी इस आधार पर आप जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को इनवैलिड नहीं बोल सकते कि किसी मेंबर के अपॉइंट करने में कोई डिफेक्ट था, या कोई वैकेंसी थी, कोई खाली पड़ी थी सीट, या कोई प्रोसीजर को लेकर डाउट था। मान लो जीएसटी काउंसिल ने कोई मीटिंग ली, जीएसटी काउंसिल ने कोई मीटिंग ली, ठीक है, पहले स्टेट आ गए, उन्होंने एक प्रपोजल लिखा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है प्रपोजल की, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आते हैं उस प्रपोजल कंसिडर करने, या उल्टा भी हो सकता है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आ गए, प्रपोजल दिया, फिर स्टेट के गवर्नमेंट के लोग आते हैं। तो प्रोसीजर कैसा भी हो सकता है ना जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी काउंसिल को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दी गई है कि अपना प्रोसीजर ही कैसे भी बना सकती है, कौन सी चीज़ पहले कौन डिसाइड करेगा, फिर कैसे वोटिंग होगी, राइट। तो ये इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि इसका प्रोसीजर ही उल्टा हो रहा है, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव लाना चाहिए, फिर स्टेट को हाँ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी बातें रख सकती है, अपनी चेंजेस करवा सकती है जीएसटी काउंसिल में मेजोरिटी से, राइट। तो इस बेस पे आप जीएसटी काउंसिल में लिए गए मीटिंग को वैलिड ही बोलेंगे, इनवैलिड नहीं बोला जाएगा। अब पढ़ें। नो एक्ट, कोई भी काम, और प्रोसीडिंग, कोई भी प्रक्रिया ऑफ जीएसटी काउंसिल यानी जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल बी इनवैलिड, आप उसे इनवैलिड नहीं बोलेंगे, इलीगल नहीं बोलेंगे, मेयरली केवल बाय रीजन ऑफ, इस वजह से, यानी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी काम हो रहा है जीएसटी काउंसिल में, तो उसे इलीगल नहीं बोला जाएगा इस आधार पर। एनी वैकेंसी, कोई खाली पड़ी है पोजीशन, और एनी डिफेक्ट है, कोई डिफेक्ट है किसी मेंबर के अपॉइंट करने में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, राइट। एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, ठीक है। एनी प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटीज़ है, प्रोसीजर कोई चीज़ पहले ही चाहिए वो बाद में हो रही है, कोई भी प्रोसीजर आगे पीछे हो गया, ऑफ काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस, इससे किसी डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन तीन चीज़ों के बेस पे जीएसटी काउंसिल में लिए गए डिसीजन को वैलिड ही माना जाएगा, आप उसे इलीगल इनवैलिड नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में कि किस बेसिस पे जीएसटी काउंसिल की प्रोसीजर को वैलिड ही माना जाएगा, भले उसमें कोई वैकेंसी खाली पड़ी हो, कोई सीट, कोई डिफेक्ट हो कि अपॉइंटमेंट में, किसी मिनिस्टर के अपॉइंट करने में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी, यानी पहले ये काम होना था पर वो बाद में हो रहा है, जो बाद में होना था वो पहले हो रहा है, तो इस बेसिस पे आप जीएसटी काउंसिल में लिए गए मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करा सकते। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म, ये वो तरीका बताएगी टू एडजुडिकेट, मतलब डिसाइड करना, डिसीजन इन एनी डिस्प्यूट, यानी कोई लड़ाई हो गई है तो कैसे रिजॉल्व होगी, किसके बीच में हुई लड़ाई, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यानी स्टेट और केंद्र सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो कह रही गवर्नमेंट ऐसे होगा, वो कह रहे हैं ऐसे होगा, तो ये जीएसटी काउंसिल मिलकर डिसाइड करेगी, उस डिस्प्यूट को, उस लड़ाई को दूर करेगी। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड, कुछ स्टेट के साथ लड़ाई, एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड, यानी कुछ स्टेट तो कह रहे हैं हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, कुछ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से एंटी हो रहे हैं, तो कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स में लड़ाई हो गई, अराइजिंग आउट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल के सुझाव देने पर, इम्प्लीमेंटेशन पे, तो ये जो डिस्प्यूट सॉल्व करने की जिम्मेदारी है वो जीएसटी काउंसिल की, कि बैठकर मेजोरिटी से बातचीत कर आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। अब लास्ट में आर्टिकल 368 अमेंडमेंट हो गया। अब ये आर्टिकल 368 क्या था कि इतने मेजोरिटी होने से ही वो लॉ पास होगा। तो देखें, आर्टिकल 368 हैज़ बीन अमेंडेड, इसमें चेंज किया गया है इन टू इंक्लूड आर्टिकल 279, यानी जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल इसमें डाला गया है, ऑल्सो विद इन इट्स परव्यू, इसके एरिया में। कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप पढ़ चुके हैं, 2 हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेज में। एंड रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट, रेटिफिकेशन होता है कि मान लीजिए बैक डेट से कोई रीजन अप्लाई हुआ तो उसे आप अनुमति लेंगे, उसके परमिशन लेंगे, रेटिफिकेशन करवाएंगे। एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, आधे स्टेट मानने चाहिए। स्पेस रिक्वायर्ड टू मेक एनी अमेंडमेंट, अगर कोई भी चेंज करना है आर्टिकल 279 रिलेटिंग टू जीएसटी। अभी आपने 279 आर्टिकल पढ़ा, इसके प्रोविजन में अगर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो कितनी मेजोरिटी चाहिए, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए बोथ हाउसेज, मतलब राज्यसभा लोकसभा
मिलके पास करें। और अगर बैकडेट से कोई गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, ठीक है, तो उसका रेटिफिकेशन कराया जाएगा, मतलब सभी स्टेट से परमिशन जाएगी, एटलीस्ट आधे स्टेट मानने चाहिए कि हाँ जो बैकडेट से प्रोविज़न चेंज हुआ किसी जीएसटी काउंसिल का तो हम उसे अलाउ करते हैं। तो ये है आर्टिकल 368। खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्वेश्चन हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज और नॉट सब्ज्यूम इन जीएसटी। सब्ज्यूम मतलब कौन सा टैक्स जीएसटी आने के बाद भी चल रहा है, यानी वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, सब्ज्यूम नहीं हुआ है। सर्विस टैक्स तो मर्ज हो चुका है, पढ़ चुके हैं। लग्जरी टैक्स भी मर्ज हो चुका है। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग भी बंद हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी ये अभी भी चलता है, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी अभी भी चलती है, यानी ये दो टैक्स बंद नहीं हुए हैं। यानी कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, जब इंडिया के बाहर कोई गुड्स भेजते हैं तो एक्सपोर्ट, इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंडिया में आता है तो इंपोर्ट, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, अभी भी लगती है। और एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लगाती थी, बंद हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी मूवी टिकट्स वगैरह पे, ये बंद हो गया। पर हाँ, जो लोकल अथॉरिटी है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो अभी भी लगा सकती है एंटरटेनमेंट टैक्स। तो आपका आंसर होगा कि कस्टम ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स ये अभी भी चल रहा है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा फर्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे जो पास्ट एग्जाम में आए हुए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।